तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए 2023 के महत्वपूर्ण परीक्षाओं को देखते हुए जो विभिन्न राज्यों में यहाँ पर उनके आयोग द्वारा आयोजित की जा रही हैं, उसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लासेज लाई जा रही हैं, जहाँ पर आपको विश्व भूगोल, करंट अफेयर्स, आधुनिक भारतीय इतिहास जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स है जहाँ पर सबसे अधिक प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को सही से देख लेते हैं और इन मेरे पढ़ाए गए चीज़ों को पढ़कर, मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की हुई है कि 2 दिन बाद जो मैं पढ़ाऊँ उसका 10 मिनट के लिए क्विक रिवीजन जरूर कर लें, तो उसके बाद आपको जो परिणाम है वो मनचाहे ही मिलेंगे। ये मेरी आपके से गारंटी है। लेकिन हाँ, जो कह रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो करें। और सबसे बड़ी चीज़ भैया देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि किस हिसाब से यहाँ पर करंट अफेयर्स क्लास, आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व भूगोल को मैप द्वारा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है मैप से मैं समझा रहा हूँ। जहाँ से पता है विश्व भूगोल में पता है आप लोग क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, इससे क्या संबंध है, ये नदी कहाँ है, ऐसे बेसिक प्रश्न आपको पूछा तो विश्व भूगोल के द्वारा मैप के जरिए वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, आपने मेरे अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें भैया, क्योंकि देखो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसके जो क्लासेस की होती है ना, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। आप लोग एक चीज़ को नहीं समझते हैं। कुछ लोग, पता है आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे पास एक डाटा है, उस डाटा में ये आया है कि 66.7% लोग क्लास देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं भैया। वो सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं परेशान हूँ कि वो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं 66.7% लोग, क्या कमी है। देखो भैया, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ पेपर बाद बताइएगा कि क्या वो पेपर में आया था या नहीं आया था। तो जब आपको मैं इतनी गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत करके, इतना खुद से मैं जो है उसका एनालिसिस करता हूँ कि कौन से प्रश्न पूछता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखता हूँ, उसके बावजूद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बताओ कितना बुरा लगेगा मुझे, सोचो। और यहाँ तक कि बहुत लोग क्लास देखने के बाद लाइक तक नहीं करते यार। मैं तो सोचता हूँ कि लाइक करके वो शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को कि दोस्त देखो ये सर की क्लास से पढ़ो, काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। वो खुद लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो शेयर क्या ही करेंगे। फ्री की चीज़ है, इतनी मेहनत की जा रही है। 3 जो है पत्रिका पढ़ता हूँ, 3 अंग्रेजी हिंदी के पढ़ के आपके लिए वहाँ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं। सोचिए, दुख है कि मुझे इतना देर बोलना पड़ा। आप लोग मेरे इस दुख को समझे। और चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है कि, 1 मिनट रुक जाइएगा। भारत के कुल सूरजमुखी तेल के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा किस देश से आता है। जी भाई, यहाँ पूछ रहा है कि भारत का जो कुल सूरजमुखी तेल भारत आयात करता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस देश से, भैया जी भैया किस देश से आता है, किस देश से आता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप जानते हैं सूरजमुखी तेल, आपको पता है सूरजमुखी तेल का प्रयोग बेसिकली जो है कुकिंग पर्पज़ के लिए, यानी क्या खाना बनाने के लिए किया जाता है। और जो आपके विभिन्न खाने वाली तेल हैं उनमें अकेले 48 से 53% तक का जो है इसी सूरजमुखी तेल का ही प्रयोग जो है खाने के लिए विश्व भर में किया जाता है। ठीक है, समझ गए। और साथ ही साथ ये जान के चल लीजिए कि भारत अगर अपना सबसे बड़ा जो है कहीं से मंगाता है तो वो कौन सा है, यूक्रेन से भैया। भारत अपना जो सूरजमुखी तेल का 90% अकेले कहाँ से, तो सॉरी 70%, माफ़ करें 70% यूक्रेन से और 20% रूस से, दोनों को मिला करके 90%। मेरे दिमाग में 90% ये था, ठीक है। दोनों को मिला करके इसका 90% जो है भारत का इन्हीं दोनों देशों से आता है। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब भारत अपनी उपभोग का मात्र 10 से 12% ही उत्पादन कर पाता है। बड़ी दिक्कत तो यही है, समझ गए। चलो, और भारत में जहाँ ये उगाए जाते हैं कुछ ही राज्य से, आपका कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, और उसके बाद पंजाब में भी कुछ हिस्सों में, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में देख लीजिए, वरना ज़्यादातर ये जो है साउथ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत सरकार ने किस साल तक 10% गैर परंपरागत ईंधन के स्थान पर बायो आधारित ईंधन के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी भैया, किस साल तक इन्होंने कहा है कि हम 10% को जो है चेंज कर देंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2030 तक भैया। देखिए इसके लिए जो है सरकार ने
क्लीन एनर्जी, जी भैया, क्लीन एनर्जी योजना के तहत एक जो है क्या नाम है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ठीक है, मिशन इंटीग्रेटेड। इसके अंतर्गत उसमें ये कहा जा रहा है, दरअसल इंडिया और नीदरलैंड मिल करके इसको जो है डेवलप कर रहा है। ये पीपीपी मॉडल, पीपी माने क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो है इस क्या कहते हैं, रिफाइनरीज के लिए जो है ये सेटअप किया जा रहा है। और इसमें ब्राज़ील और कनाडा और अन्य यूरोपियन देश और यूनाइटेड किंगडम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब विदेशी देशों का भी इसमें बहुत बड़ा साथ मिल रहा है भारत को, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, समझ गए ना, 10% 2030 तक क्लीन एनर्जी के तहत और मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी, जिसमें भारत के अलावा अन्य विदेशी देश भी सहयोग कर रहे हैं। स्टील स्लैग से निर्मित सड़कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। चलिए भैया, स्टील स्लैग से निर्मित सड़क के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। आज का तीसरा प्रश्न है, जवाब देते चलिए भैया, फटाफट जवाब देते चलिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, भारत में पहला 6 लेन का जो है सूरत में बना। दूसरा क्या कह रहा है कि इससे जो सड़कें बनती हैं 30% अधिक मोटी होती हैं। इसका जो प्रयोग अम्लीय जल को शुद्ध करने, मतलब स्टील स्लैग जो ये चीज़ है, इसका प्रयोग क्या नाम है कि जल को शुद्ध करने में, जो अम्लीय जल होते हैं उनको शुद्ध करने में होता है। तो इसका जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने, देखिए भैया, पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। ये एसिडिक वाटर्स को जो है, जी भैया, एसिडिक वाटर्स के ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, केवल एक, जी भैया, क्या, केवल एक जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, केवल है, केवल एसिडिक वाटर्स के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए ना आप सभी लोग। एसिड माने, अच्छा यार मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, एसिड माने क्षारीय ही होता है ना, कि एक मिनट, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ, लेट मी चेक। देखो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें यार, मतलब दिमाग का मैं क्या बताऊँ। अम्लीय जल के लिए होता है यार, अच्छा माफ़ करिएगा, ठीक है। हाँ, आंसर केवल एक ही होगा, आंसर केवल एक ही होगा, ये जल नहीं भैया, जो मृदा की अम्लीयता होती है, मृदा की जो अम्लीयता होती है उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माफ़ करिएगा, ये उत्तर सही है, मेरा ही दिमाग कहीं चला गया है। जैसे जो सिलिकेट आपका नहीं होता है, सिलिकेट उसके लिए होता है, ठीक है। इसीलिए जो ये नई चीज़ जो होती है ना खुद के लिए, एक तो मृदा अम्लीयता के लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरा जो है जो एसिडिक वाटर होते हैं उनके लिए भी किया जाता है शुद्ध करने में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए था, माफ़ करिए, 1 और 3 होना चाहिए था, यहाँ पर जो है डी सही होगा, 3 भी होगा, ठीक है। ये मृदा अम्लीयता को भी करता है और साथ ही साथ जो है अम्लीय जल को शुद्ध करने में भी प्रयोग किया जाता है। तो 2 अन्य चीज़ों में भी इसका प्रयोग होता है, ये जान लीजिएगा। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फंस गया, सॉरी फॉर दिस, माफ़ी चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ यार। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। क्या करूँ, इतनी चीज़ें, दिमाग कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, सॉरी, ओके। मतलब आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, देखो आप लोग को कन्फ्यूजन ना, इसीलिए मैं जो है, चलो बताओ, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने कृषि उत्पादित निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आप लोग, क्योंकि कृषि जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और कृषि पिछले 2 साल से न्यूज़ में है, इसलिए कृषि संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं आपको बहुत ही अच्छे समझना होता है। देखिए हुआ क्या है कि 2021-22 के दौरान ये जो है एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत ने एग्रीकल्चर उत्पादों को निर्यात के संबंध में बताया है। तो इसने ये कहा है कि इसने 50 बिलियन, जी भैया, $50 बिलियन के निर्यात का जो है इसने आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, ये जो है आया है। और इसमें जो है मरीन यानी क्या, सामुद्रिक चीज़ों और साथ ही साथ क्या, पौधों से संबंधित सारी चीज़ों को मिला करके यहाँ पर बात की गई। और ये जो है अभी तक का एग्रीकल्चर यानी कि कृषि उत्पाद निर्यात का सबसे बड़ा आंकड़ा है,
ठीक है, जो 2021-22 के दौरान हासिल किया गया। इसका सही जवाब क्या है? 20%। वैसे तो इसका रिपोर्ट 19.92% बताया गया था, लेकिन मैंने ओवरऑल जो है लगभग 20% के आसपास मैंने आप लोग को बता दिया है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर कुछ हुआ था तो राइस, वीट मतलब क्या, चावल, गेहूं और मरीन प्रोडक्ट्स, उसके बाद क्या, शुगर, ठीक है, बुफेलो मीट यानी क्या, भैंस का मांस, और रॉ कॉटन यानी क्या, भैंस का मांस। देखो भारत पता है अच्छा खासा भैंस का मांस जो है निर्यात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे गाय भैंस हैं। और रॉ कॉटन यानी क्या, कॉटन का जो कच्चा कॉटन, समझिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा, हाँ एक चीज़ और जाते जाते, सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है आपको वीट यानी क्या, गेहूं में देखने को मिली। उसने 273% की जो है तेज़ी दर्ज की थी, ठीक है। और बाकी चावल ने मात्र 50% की जो है तेज़ी दर्ज की थी। और अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो मरीन प्रोडक्ट मैंने बताया, तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट मरीन प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है अभी तक के भारतीय इतिहास में निर्यात के मामले में। चलो, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है, बताइए। चलिए जवाब दीजिए, भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भैया देखो, इसको जो है OIL यानी क्या, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ने इसे जो है बनाया है। और ये आपका बन रहा है कहाँ पर, असम में, ठीक है। असम में जो है, देखिए वन लाइनर प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें जो है, इस देखो एक चीज़ और जान चलिएगा कि यहाँ पर पूछ सकता है कि शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। तो आपको बता देता हूँ, एनियन, ठीक है, एनियन एक्सचेंज, इसे आप लोग जाने रहिएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में पूछ ले, ऐसा मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि ऐसा मैंने अभी तक तो खैर किसी स्टेट एग्ज़ाम्स में तो नहीं देखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत समय नहीं लेना चाहता। तो इस एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AEM टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर इसके शुद्ध हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं, सारी चीज़ों का ऐसा प्रयोग होता है कि कुछ भी फॉसिल फ्यूल से ऐसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2022 के बजट में, माफ़ करिएगा, 2022 के बजट में 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगाने की बात कही थी, बताइए। कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगाने की बात इन्होंने की है? चलिए बताइए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने इसका 75 जवाब दिया है, जी भैया निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि हम 2022 के बजट में यह घोषणा करते हैं कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है देश के 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। और ये जो है 1 से 6 जो टियर 1 टू टियर 6 सेंटर होंगे, वहाँ पर इस स्थापना की जाएगी। और इसमें जितने कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जिसमें रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़ करके जितने भी अन्य तरह के कॉमर्शियल बैंक हैं, वो जो है इसको स्थापना करेंगे। समझ गए? ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा मतलब इसे नियो बैंक भी आप जानते हैं ना, नियो बैंक भी कुछ ऐसे ही काम करता था, लेकिन नियो बैंक से अलग जो है ये इन्होंने इसकी स्थापना की बात की है। क्योंकि नियो बैंक में क्या होता है ना, नियो बैंक क्या होता है, वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो किसी अन्य बैंक के नाम पर अपना काम काज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बैंक खुद, जैसे SBI खुद काम करेगा, ठीक है, HDFC खुद काम करेगा। पहले क्या होता है, नियो बैंक क्या करते हैं कि HDFC बैंक से संबंध कर लेते हैं और ये इनका प्रयोग करके जो है मार्केट में अपना सारा काम करते हैं। नियो बैंक वो होते हैं और उसके स्थान पर इसकी स्थापना की जा रही है। सकल भारत घरेलू खर्चे सर्वे के में एक बार कितने साल के बाद यह जारी कर जाता है? जो ये सर्वे होता है वो कितने साल के बाद जो है जारी किया जाता है? हर साल। चलो कितने साल के बाद भैया यह सर्वे आता रहता है? तो इसे देखो NSO के द्वारा जारी किया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल के ऑफिस के द्वारा जारी किया था। और आपको पता है कि जो NSO है, जो पहले आपका NSSO और प्लस क्या CSO, इन दोनों को मर्ज करके अब क्या NSO बना दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, या पूछ सकता है, ठीक है। ये दरअसल जो आपका मिनिस्ट्री है सांख्यिकी और जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, उसका क्या स्टैटिस्टिकल विंग है, मतलब ये क्या आंकड़े ही रखने का काम करता है, ठीक है। तो बताओ भी इसका सही जवाब क्या होगा?
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 5 साल जवाब दिया उस सही कह जी भैया, हर 5 साल के बाद जो ये आंकड़ा जारी किया जाता है। अब रिपोर्ट में क्या था ऐसा कुछ अभी तो बहुत डिटेल में नहीं पता है, और ना आपको बहुत उतना जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर बताइए, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किस नियम के तहत 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया। अब आप कहेंगे सर इतना नियम कौन पढ़ सकता है। माय डियर, बार बार कहता हूँ, स्टेट एग्ज़ाम्स में पता है क्या खराबी है कि ये किसी भी टॉपिक को उठा लेते हैं और देखते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो और जो उन्हें लगता है कि अरे इतना तो जान ही सकता है उनके दिमाग में यही चलता है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, नियम 18 आईटी नियम 2021 के नियम 18 के अंतर्गत जो है इन्हें ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, समझ गए। इसमें यह भी कहा गया है कि इसके लिए जो है आपको अपने जो है अपील करने का भी अधिकार, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को नहीं सुनते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया। तो इतना गहरे नियमों में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें एक ग्रीवेंस रेड्रेसल यानी कि जो आपके वो क्या कहते हैं, ग्रीवेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, शिकायत, जी भैया, जो आपकी शिकायत है उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सही करने के लिए भी एक सिस्टम बनाने की भी बात इस नए नियम आईटी नियम में बात कही गई है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा शुरू किया गया अवसर निम्न में से किससे संबंधित बताइए। अवसर जो है निम्न में से किससे संबंधित बताइए। घरेलू ग्राहकों के उड़ान संख्या में वृद्धि से है, घरेलू कलाकारों के अवसर प्रदान करने से, घरेलू और एयरपोर्ट को समृद्ध बनाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब ये कुछ अलग ही है जो इनमें दिया ही नहीं है। तो बताइए आप क्या पढ़े हो, कहीं सुने हो तो बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, घरेलू कलाकारों को अवसर प्रदान करने। इसमें दरअसल भैया इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये करने जा रहा है कि इसने एक अवसर, इसे क्या कहते हैं, अवसर का फुल फॉर्म क्या है, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशन ऑफ द रीजन, AVSAR। क्या, एयरपोर्ट एज वेन्यू मतलब एक जगह, फॉर स्किल्ड आर्टिशन जो क्या मतलब कुशलता से परिपूर्ण क्या है, कलाकार हैं, ऑफ द रीजन मतलब हमारे क्षेत्र के। तो ये अवसर उन्हीं के लिए लाएंगे। इसमें क्या होगा कि 15-15 दिनों के लिए रोटेशन के आधार पर अलग अलग कलाकारों को एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो उनके विभिन्न होनी है, जैसे आप अब कभी आप लोग एयरपोर्ट गए होगे तो देखे होगे कि वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर अलग, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं ना मैकडी का अलग होता है अलग, तो ऐसे ही जो है अब इन लोग के लिए भी वेन्यू प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और 15-15 दिन के लिए एक लोगों को मिलेगा। विश्व के कुल गेहूं निर्यात में रूस और यूक्रेन का योगदान कितना है, चले बताइए। विश्व के कुल गेहूं बताइए। अभी हाल ही में पता है एक चीज़ हुई थी ना, ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी इजिप्ट ने भैया भारत को गेहूं के जो है क्या एक निर्यात करने को मंजूरी है। मतलब गेहूं अब वो भारत से लेगा, ठीक है। मतलब अब इंडिया जो है इजिप्ट को, मिस्र को गेहूं सप्लाई करेगा, तो इजिप्ट ने उसकी हामी भर दी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है जी भैया, 1/3 33%, पूरे विश्व का अकेले 1/3 जो है ये रूस और यूक्रेन मिलकर ही जो है क्या योगदान करते हैं, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई आयातक देश है, ये भी पूछ सकता है, विश्व का सबसे बड़ा कोई अगर आयातक देश है गेहूं का तो वो इजिप्ट ही है भैया, ठीक है। इजिप्ट विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है गेहूं का, और भारत विश्व में द्वितीय स्थान रखता है गेहूं उत्पादन में। कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। पूरे विश्व का करीब 14.14%, जी भैया 14.14%। 2020 का आंकड़ा है, खैर वही जो लेटेस्ट है अभी हम लोग के पास, उसमें पता लगा था। चलो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के संबंध में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो क्या कह रहा है कि इसे IMF द्वारा तैयार किया जाता है, बताओ कुछ याद आ रहा है। यह साल में 2 बार प्रकाशित किया जाता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो जितने लोगों ने क्या 1 तथा 2 दोनों जवाब दिया वो सही कह लीजिए भैया, इसे IMF द्वारा ही तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ इसे जो है साल में 2 बार, एक कब, अप्रैल और एक अक्टूबर में जो है बताता है, ठीक है, समझ गए। और इन रिपोर्ट्स के बारे में जो चीज़ें होती हैं
वो जनवरी और जुलाई में जो है अपडेट भी आता रहता। तो बस हम लोग को इतना जानना है कि 2 बार वो कब है भैया, अप्रैल और अक्टूबर। अप्रैल और अक्टूबर में जो है चीज़ें जो है इसे तैयार की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत की वृद्धि दर को कम कर दिया था 80 बेसिस पॉइंट, और ये भी बताया था कि इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, चलो। और IMF के अंतर्गत 189 देश काम करते हैं। चलो, MSME सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के संबंध किस मंत्रालय से हैं बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताओ किस मंत्रालय से हैं। वित्त मंत्रालय, मध्यम लघु और सूक्ष्म मंत्रालय, नीति आयोग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, दरअसल MSME के लिए एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसे 2 फेज़ों में जो है करने की बात की गई है। इसका मेन लक्ष्य ये है कि जो MSMEs हैं इनके मध्य जो है क्या एक अवेयरनेस, एक जागरूकता जो है बढ़ानी है, जिससे क्या जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रैक्टिस, यानी क्या कम से कम जो है इनमें गलतियां हों और क्या उसका कम से कम प्रभाव पड़े। जब गलतियां कम से कम होंगी तो उसका क्या कम से कम प्रभाव पड़े। इसके लिए जो है ये सर्टिफिकेशन, इसे उसे शॉर्ट फॉर्म में जेड कहा गया, क्या जेड जेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कहा गया। तो अगर ये आएगा तो कन्फ्यूजन मत होइए कि जेड जो है इसे ही क्या MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कहा गया है। ठीक है, ये 2 फेजेज में जो है फाइनली किया जाएगा। और इसमें अलग तरह की छूट देने की बात की गई। डिपेंड करेगा कि कौन कौन है, बहुत डिटेल में नहीं जानना, बस छूट देने की बात। जैसे आप अगर इतने में हैं तो इतना छूट, महिला हैं तो इतना छूट, दलित हैं तो इतना छूट, अगर आप इतने साल से काम कर रहे हैं तो इतना छूट, ऐसी सारी चीज़ों की बात इसमें की गई है। ठीक है, तो ये जो है मध्यम लघु और सूक्ष्म मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज़ें शुरू की गई हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रकृति, जी भैया किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रकृति, किससे संबंधित है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया देखिए, प्रकृति अगर आप इससे पूछ रहा है कि इसका मेन मकसद क्या है, तो जितने लोगों ने यह क्या 1 तथा 3 दोनों, जी भैया क्या 1 तथा 3 दोनों जवाब दिया है। देखिए बेसिकली इसका जो आया था, देखिए जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे इन्होंने जो है जो आपके प्लास्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, उसका सही से प्रबंधन करने के लिए और ऐसे जो है अलग अलग जो है हरित चीज़ों के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए प्रकृति और का वो जो है क्या शुरुआत किया है। ठीक है, और बस यही है, इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई इसका मतलब है नहीं। तो इसीलिए क्या है, दैनिक चर्या में परिवर्तनों से बेहतर पर्यावरण निर्माण कैसे होगा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, इन्हीं दोनों को जो है प्रकृति से जो है लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर में वैज्ञानिकों द्वारा चेरी ब्लॉसम स्पीशीज का नया पौधा खोजा गया। यह किस देश का राष्ट्रीय फूल है बताइए। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे हाल ही में मणिपुर में खोजा गया भैया। मणिपुर में खोजाने के बाद इसलिए देखो ये देखो ऐसे GS क्वेश्चन टाइप में से पूछ सकता है। तो मैंने कहा क्यों ऐसा मौका गंवाया जाए, जब हमारे छात्र यहाँ पर परेशान है अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेक्शन के लिए, तो उनको ये सब बताया जाए और अपने भविष्य को उनका संवारा जाए। अपना भविष्य नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जापान जवाब दिया, जी भैया ये जापान का है। और चेरी ब्लॉसम पता है करीब करीब 28 देशों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है 28वां देश है जहाँ पर सकूरा प्लांटेशन देखने को मिलता है। ये दरअसल सकूरा प्लांटेशन से संबंधित है। ठीक है, सकूरा प्लांटेशन जहाँ पर देखने को मिलते हैं, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाईस अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। चलो बताओ विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। तो क्या मनाया जाता है भैया, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो चलिए बताइए भैया थीम क्या थी। तो क्या ए जवाब दिया, हमारे प्लानेट में निवेश। जी भैया क्या हम इन्वेस्ट, उसका अंग्रेजी में क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। हिंदी में क्या होगा, हमारे प्लानेट में निवेश। ओके क्लियर। चलो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एक पंचायत को कार्बन न्यूट्रल पंचायत होने का दर्जा मिल गया। चलो भैया वह किस राज्य में स्थित है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसको अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाती।
चलो और बता देता हूँ, सांबा जिला में, सांबा जिला। अब सांबा जिला किस राज्य में स्थित है भैया? तो जम्मू और कश्मीर के सांबा जिला के भैया पल्ली गांव में। कौन से? पल्ली गांव में जो है यहाँ पर इसको जो है क्या कार्बन न्यूट्रल जो है ये हो चुका है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या एमिशन 0 हो गया है, ऐसा वहाँ पर चीज़ें स्पष्ट बताई जा रही हैं। राजस्थान में अवस्थित वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें उस राज्य के राष्ट्रीय पक्षी माफ़ करिएगा राजकीय होना चाहिए था, ये सभी ये राजकीय होना चाहिए, राष्ट्रीय नहीं। उस राज्य के संबंध में यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय फूल, राजकीय पौधा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। राजकीय, क्योंकि राज्य का राजकीय होता है, देश का राष्ट्रीय होता है। तो चलो बताओ भी इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, ओहो, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, जितनों ने क्या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बारबारा जंगल क्या है? बारबारा जंगल किस राज्य से संबंधित है? अभी भैया हाल ही में दरअसल इसको जो है ये जंगल न्यूज में था। न्यूज में रहने का प्रमुख कारण ये था कि इसे अभी हाल ही में हाल ही में न्यूज में रहने का प्रमुख कारण ये था कि इसे भी हाल ही में इको टूरिज्म के लिए जो है अलाउ कर दिया गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है न्यूज में था, तो मैंने कहा जब न्यूज में है तो क्यों ना जाने। और कौन सा बहुत बड़ी जानकारी है यार, छोटी सी जानकारी, इसको जानने में क्या ही जाता है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, उड़ीसा, जी भैया क्या उड़ीसा जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। उड़ीसा में जो है ये स्थित है बारबारा। और ये जो आप बारबारा जंगल देख रहे हैं ना, ये बेसिकली उस समय जब अंग्रेज रह रहे थे तो उन्होंने जो है क्या किया था, उनकी एक वाइफ थी, एक अंग्रेज़ थे, तो उन्हीं के वाइफ के नाम पर इसका नाम बारबारा कर दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं उसका नाम पहले बारबारा था। अब पहले क्या था देखो, ये नहीं पूछेगा, ऐसे जो है घटिया प्रश्न मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों कोई मतलब नहीं होता आपकी जो है तैयारी से और आपके पेपर से, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इको टूरिज्म का उसे मिला है बारबारा को, ठीक है, जाने लेना। इसरो के नेत्र प्रोजेक्ट का संबंध किससे? जी भैया इसरो के नेत्र प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया देखिए जो आपका नेत्र प्रोजेक्ट है ये इसरो द्वारा मतलब शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? NETRA, इसको ऐसे लिखा जाएगा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो TR से ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। चलो तो जितने लोगों ने क्या, जी भैया पृथ्वी के निचले कक्ष में स्थित कचरे से मतलब क्या है? आप कहोगे सर कच्छ में कैसा कचरा? बेसिकली जो आप लोग जैसे सैटेलाइट्स भेजी जाती है ना, ये सैटेलाइट्स आपको पता है कुछ सालों बाद जब ये क्या होती है, ख़राब हो जाती हैं। ख़राब इन द सेंस क्या होता है, ये जो है काम करना बंद कर देती है। तो ऐसा नहीं होता है कि इसे ला करके वापस रख देना, ये वहीं पर अपना घूम तैर रही होती है उसी जो है आपके सूर्य क्या कहते हैं उसी मंडल में। तो वहाँ पर जो है तो आपके जब मिसाइल जा रहा है तो पता लगाना होता है ना कि कहीं बीच, वरना अगर ये बीच में आ गया तो बड़ाम धुम हादसा हो सकता है। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यूरोपा किस ग्रह का चंद्रमा है जिस पर बहुत बड़े जल क्षेत्र के मिलने का अनुमान नासा ने लगाया है? जी भैया नासा इसके लिए जो है उस पर वो भी भेजने वाला है, मिशन भी भेजने वाला है, ठीक है। तो बताओ ये यूरोपा किसका, से इंडिया कह रहा हूँ, ऐसे पृथ्वी का चंद्रमा है वैसे ही ये उस ग्रह का यूरोपा नाम है, जो जैसे पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगाता है वैसे वो उसका क्या उपग्रह है, ठीक है। उसे अब पता है अन्य ग्रहों का जब जैसे उपग्रह मिलता है तो उसे उस ग्रह का मून कहते हैं। जैसे भारत, अब क्यों कहते हैं ये आप समझिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है ना। ऐसे कह नहीं अरे तुम तो इस देश के महेंद्र सिंह धोनी हो क्या, मतलब इतना अच्छा खेलते हो, इतना अच्छा सोचते हो, इतनी अच्छी डिसीजन लेते हो। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर जुपिटर जवाब दिया वो सही के लिए भैया जुपिटर का देखने को मिला है। और इसके लिए 2024 में नासा एक जो है प्रोग्राम भी भेजने की सोचा, इसे क्या यूरोपा क्लिपर नाम दिया गया, क्या यूरोपा क्लिपर, ठीक है।
2024 तक जो है ये भेजने की सोच रहा है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेविगेशन के लिए तैयार किया गया गगन किसने बनाया? चलो भैया, ये भारत में पूरी तरीके से तैयार किया गया है और इसका प्रयोग किसने बनाया बताइए? इसरो ने, DRDO ने, किसने तैयार किया बताइए माय डियर? इसका सही जवाब क्या होगा? अब ये देखो, क्लास देख लियो, इतना देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से चुन चुन के प्रश्न लेकर के आता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सोचिए यार 66% लोग जो है क्लास देख लेते, सब्सक्राइब नहीं करते, और इससे ज़्यादा क्या मुझे दुख होगा बताओ। मतलब चीज़ें अच्छी लग रही है उनको लग रहा है कि हाँ तैयारी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब आप लोग को क्या लगता है कि जो अच्छा पढ़ा रहा है उसको नहीं सब्सक्राइब करना है, कि बस जो बड़ा चैनल है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, फालतू की चीज़ें ज़्यादा करता है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे? जो दिल से पढ़ाता है, जो दिल से चीज़ें करता है, जो आपके लिए अच्छी चीज़ें लाता है, उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे? हाँ, मतलब लाइक सब्सक्राइब करने में भैया जीरो इन्वेस्टमेंट है आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में। अब मैं यहाँ पर आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हूँ, 2-2, 3-3 किताबें, 2-2, 3-3 मैगजीन से चीज़ें ला रहा हूँ, उसके बारे में आपके पेपर को देख करके चीज़ें छांट रहा हूँ, उसके बाद उनमें से आपको जितनी पेपर में जानने लायक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब और लाइक नहीं करना पड़ता। वाह, क्या ही कहा जाए। हाँ, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ये जो गगन है, गगन को पूरी तरीके से इसरो ने बनाया है। अब देखिए, इसरो के साथ साथ इसे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी इसमें थोड़ा सहयोग रहा है। ये देखो, गगन है क्या? गगन बेसिकली क्या है, जैसे आप लोग के भारत में क्या होता है ना, GPS के द्वारा ये नेविगेशन करेगा। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन माने क्या होता है, जैसे आपको कहीं यहाँ से किसी जगह जाना है, तो आप GPS के जरिए नेविगेट होते होते आप उस स्थान तक सही से पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब जो आपकी भारतीय उड़ानें हैं, ठीक है, जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें जो है इस गगन का प्रयोग किया जाएगा ये नेविगेट होने के लिए। ठीक है, समझ गए? जो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिल करके बनाया है, और आने वाले समय में ये ऐसा माना था कि पड़ोसी देशों के भी ये भारत देगी, इससे उनके सहायता हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए पहला प्राइवेट मिशन का नाम क्या है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए पहला नाम क्या है बताइए? जो पहला है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए पता है आपको कई उड़ानें होती है, लेकिन ये पहला प्राइवेट उड़ान है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या? एंजियोम 1। जी भैया, ये एंजियोम 1 जो है ये US यानी कि अमेरिका का एक प्राइवेट कंपनी, उसका नाम ही क्या है? एजियोम स्पेस है। ठीक है, एजियोम स्पेस उसका नाम ही है उस कंपनी का। जैसे आप स्पेस एक्स जानते हो, वैसे ही ये भी नाम है, तो ये भी नाम है एजियोम स्पेस। ओके, समझ गए? चलो, ये जो है आपके नासा के फ्लोरिडा जो सेंटर है वहाँ से प्रक्षेपित किया गया। विश्व का वह कौन सा देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया? चलो बताओ भैया, वह कौन है जिसने अपने देश के जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार फाइनली दे दिया? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, क्लास को ख़त्म भी करते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या, इक्वाडोर जवाब दिया, सही कर ले। जी भैया देखिए, इसीलिए मैं विश्व के भूगोल का क्लास लेकर के आ रहा हूँ, जिसकी एक क्लास हो गई और रोज़ दोपहर में 12:30 बजे यहाँ पर देखने को मिलता है। सुबह 8:30 बजे आप लोग को इतिहास क्लास, और रोज़ शाम को 8 बजे यहाँ पर क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स क्लास चलाई जा रही है। तो क्लासेज यूँ ही नहीं चलाई जा रही भैया, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, खुद मज़ा देखोगे। जब आपके पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, मैं चुन चुन के चीज़ें ला रहा हूँ। अब इक्वाडोर कहाँ है आपको पता लगा? नहीं पता लगा तो 12:30 बजे वाली क्लास इसीलिए लाई जा रही है। चलो बता देता हूँ, दक्षिणी अमेरिका जो प्रायद्वीप है उसी में स्थित है, और उसके क्या वेस्टर्न, जी भैया एकदम उत्तरी पश्चिमी की तरफ ये देश स्थित है। ठीक है, इक्वाडोर समुद्र से इसकी सीमा लगती है। और चलो और बता दो, पेरू के ऊपर है। विश्व का सबसे बड़ा टनल हाईवे किस देश में बनने जा रहा बताओ? विश्व का सबसे बड़ा टनल हाईवे किस देश में बनने जा रहा बताओ? ये बनने के साथ ही ये अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा टनल हाईवे हो जाएगा। ठीक है, और ये 2025 तक जो है उसके कंप्लीट होने की भी संभावना है। और उसके नाम जो है प्रोजेक्ट योजक रखा गया। क्या? प्रोजेक्ट योजक रखा गया है। नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि भारत में बनने वाला है 2025 तक, जो आपके क्या क्या कर रहा है, सिंकू ला पास, जी भैया सिंकू ला पास से गुजरेगा, जो क्या हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे जो है बड़ा, इसकी लंबाई 4.25 किलोमीटर, कितनी? 4.25 किलोमीटर इस टनल की लंबाई होने वाली है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो दो चीज़ें, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट पर भी है और लॉन्गेस्ट, ये दोनों चीज़ें जो है इसके, ये जो है इसकी खासियत होने वाली है प्रोजेक्ट योजक की। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, क्वार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर बनाई जा रही है, बताओ। चलो भैया जवाब दीजिए फटाफट। देखिए क्लास लेकर के आता हूँ बहुत ही सोच समझ के अच्छे प्रश्नों के साथ, तो जो पढ़ाया जाए सब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करो, खुद लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसी लग रही क्लासेज, और टाइमिंग का ध्यान रखा करो, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ये आपका बन रहा है, अरे यार आप लोग को आवाज़ तो नहीं आ रही है, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, चेनाब। जी भैया चेनाब पर जो है ये बनाया जा रहा है, और ये जम्मू कश्मीर टेरिटरी में जो है स्थित है। ये 540 मेगावाट का, कितना 540 मेगावाट का है। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि ये राज्य सरकार नहीं बना रही, राज्य सरकार और प्राइवेट इंसान भी हैं उसमें, प्राइवेट का 51% है, और राज्य सरकार जो जम्मू कश्मीर की वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ तो अब सरकार है नहीं, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 49% हिस्सेदारी उसकी, 51% प्राइवेट वालों की है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के बाहर रह रहे भारतीयों को दिया जाने वाला टैग RNOR, इसका फुल फॉर्म क्या है। अब आप लोग सोचेंगे सर अभी तक तो NRI जानते थे, ठीक है, और ओवरसीज रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन जानते थे। अब ये RNOR टैग क्या, कितने लोगों को पता है कि ये टैग भी दिया जाता है, कितने लोगों को पता है, सोचो कितनी ज़रूरी चीज़ें लेकर के आता हूँ। तो भैया इसका सही जवाब क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जितने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर, ठीक है। चलिए भैया आज के आखिरी प्रश्न को करते इसी साथ क्लास खत्म करते हैं। आधिकारिक भाषा यानी क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज, जी भैया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, सॉरी एक मिनट, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कि आधिकारिक भाषा के लिए संसदीय समिति, ठीक है। ये जो बनाई गई थी इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, चलिए ये जरूरी हो सकता है क्योंकि ऐसी सदस्यों के बारे में स्थापना की गई थी, तो कहाँ से पूछ ले चुटकी बजा करके आप लोग जो है हवा में ना तैरें। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया, 30 जवाब दिया और सही के लिए 20 भैया आपके लोकसभा से और 10 आपके कहाँ से, राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया इसी साथ इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोग से अगली क्लास में। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो है 37वीं मीटिंग थी इसको लेकर के। तो चलिए भैया इससे पहले जितनी क्लासेज हुई देखिए, और ये देखिए इससे पहले जो 8वीं क्लासेज हुई अब आपके सामने दिख रहा होगा या थोड़ी देर में दिख जाएगा, देख लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हुए भैया फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट जरूर करके बताएं कि क्लास में क्या हो गया, आपको क्या और पढ़ना है, ठीक है, और क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आती इस क्लास के बाद, या क्लास में क्या कमी है। इन सारी चीज़ों को आपके सहयोग से ही दूर किया जा सकता। तो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी चीज़ है भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि देखो दिल से मेहनत हो रही, तो आप लोग इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो यार। 66% फिर बता दो 66% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो भैया, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत, मतलब चीज़ें पसंद आ रही लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे, हाँ गलत बात है। ओके बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से, बाय।